हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, सो दैट आई गेट टू मेक बेटर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव बिन गिविंग टू माई चैनल। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, आई नो, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कोशिश करती हूँ सो दैट आई कैन मेक रेगुलर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। एंड दिवाली आने वाली है, सो इफ़ यू आर वॉचिंग इट ड्यूरिंग दिस टाइम देन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो पहले फ्रस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं। तो बहुत कॉमन टर्म है, आपने भी अपनी लाइफ में यूज़ करा ही होगा। कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यार ये काम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है या असाइनमेंट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। नेगेटिव सेंस में हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो अगर इंग्लिश मीनिंग देखें फ्रस्ट्रेशन का तो वो होता है प्रिवेंशन ऑफ द प्रोग्रेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ की प्रोग्रेस को, सक्सेस को या फुलफिलमेंट को रोकना, उसको हम कहेंगे फ्रस्ट्रेशन। The term frustration is used to deal with unsuccessful transactions which could not be completed due to any reason. तो frustration जो टर्म है हम लोग ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए किसी वजह से। आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट। इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डील्स विद फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ से डील करेगा, फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स से। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ड्यू टू सम रीज़न कंप्लीट नहीं हो पाए, अनसक्सेसफुल या फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता क्या है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव एन इंटेंशन टू फुलफिल देयर पार्ट। जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तो तभी बनाती हैं जब उनका इंटेंशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का, अपना काम फुलफिल करने का। एंड इन केस ऑफ ब्रीच, पार्टी ब्रीचिंग इज लायबल टू कॉम्पनसेट फॉर द सेम। और हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए और आपने अपना पार्ट फुलफिल नहीं करा तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आप दूसरी पार्टी को उसका जो भी लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दें। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही बनते हैं। अब सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज डील्स विद एक्ट्स विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो सेक्शन 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 का, वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से डील करता है। हमने अभी पहले भी पढ़ा था फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के सेंस में वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं ड्यू टू सम रीज़न, जो परफॉर्म नहीं हो सकते। तो जो सेक्शन 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब ऐसे एक्ट से डील करता है जो परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। तो अभी मैं एग्जाम्पल्स लूँगी आगे इस चीज़ को समझाने के लिए, तो अगर अभी उतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए इस डॉक्ट्रिन में होता क्या है। अंडर दिस डॉक्ट्रिन अ प्रॉमिसर इज रिलीव्ड ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी डीम्ड टू बी वॉइड। तो देखिए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए और आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो क्या होगा, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, राइट। पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है कि प्रॉमिसर इज रिलीव्ड फ्रॉम एनी लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला यानी प्रॉमिसर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको लायबिलिटी से रिलीव कर देंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी डीम्ड टू बी वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हमेशा नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें ऐसा होता है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेसिकली प्रोमिसर को रिलीव दे रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है ये बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको रिलीव कर देते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। सेक्शन 56 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम लेस नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया, which means that the law will not compel a man to do what he cannot possibly perform। तो सेक्शन 56 है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लॉ जो है वो किसी बंदे को वो करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। अब केसेस देखते हैं कब कब ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है और फिर एग्जांपल्स देखते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल इन 2 केसेस, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कब कब एप्लीकेबल है, पहला केस है इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था
उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ रेजिडेंट ऑफ चाइना। एक इंडिया का बंदा है और एक चाइना का बंदा है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ 550 हैवी ट्रक्स। तो इंडिया का जो बंदा है वो चाइना वाले से कहता है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा और तुम मुझे 550 हैवी ट्रक्स एक्सपोर्ट कर देना। इनिशियली 100 ट्रक्स वर डिलीवर्ड। अब क्या होता है, ये चाइना वाला बंदा 100 ट्रक्स तो डिलीवर कर देता है, बट 100 ट्रक्स डिलीवर करने के बाद क्या होता है, वॉर वॉज अनाउंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंडेड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद चाइना। तो वॉर अनाउंस हो जाती है इंडिया और चाइना के बीच में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सस्पेंड कर देती है चाइना के साथ। अब आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड। अब क्या हो रहा है, अब ऐसे केस में अब ये बताइए कोई बंदा कैसे ट्रक पहुंचाएगा अगर गवर्नमेंट ने ही सारे ट्रांजैक्शन बैन कर दिए हैं। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। यही है आपका सेक्शन 56 की लॉ जो है किसी बंदे को वो करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला केस तो हम लोग ने देख लिया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, तब एप्लीकेबल होता है जब ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करना था वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने का ड्यू टू सम रीज़न। हमने यहाँ पे देखा वॉर की वजह से ट्रक सप्लाई करना इम्पॉसिबल हो गया। सेकेंड केस है एन इवेंट हैज़ अकर्ड मेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इम्पॉसिबल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर। सेकेंड वाला भी सिमिलर है, ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना देता है, प्रोमिसर के कंट्रोल के बियॉन्ड कर दिया। मतलब जिसने बंदे ने प्रॉमिस किया था अब उसके कंट्रोल ही में नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। दो लोग हैं ए और बी जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि वो आपस में शादी कर लेंगे। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर मैरिज ए डाइज एंड देयरफॉर द सेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विल बिकम वॉइड एज वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डाइड। तो ये कह रहा है कि शादी से पहले ए की जो है डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर अब ये बताइए जिस बंदे की डेथ हो गई है वो कहाँ से दूसरे बंदे से शादी कर लेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है ऐसे केस में भी हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और ए की फैमिली को कोई भी कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रोमिसर के कंट्रोल ही में नहीं है। ए ने प्रॉमिस तो किया था बट अब उसके कंट्रोल ही में नहीं है। जब बंदे की डेथ हो गई तो वो कहाँ से आपसे शादी करेगा। तो सेकेंड केस आपका यही है, एन इवेंट हैज़ अकर्ड मेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इम्पॉसिबल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर। कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिससे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, प्रोमिसर के कंट्रोल ही में नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसे में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सेक्शन 56 यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमने समझ लिया है। यही कह रहा है वो कि लॉ जो है किसी को वो करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो उसके लिए इम्पॉसिबल है। और हमने केसेस भी देखे कि कब कब वो एप्लीकेबल है। वो वॉर वाला एग्जाम्पल देखा, मैरिज वाला एग्जाम्पल देखा। अब कंडीशंस देखते हैं नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो पहली कंडीशन ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़ के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अगर आपको याद नहीं है कब कब होता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। बट पहला पॉइंट यही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक वैलिड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो सकता है। अब सेकेंड कंडीशन है आपकी सम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लेफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन। तो ऐसा केस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट एग्जीक्यूशन से बचा हो। इसमें हमने वो वॉर वाला एग्जाम्पल लिया था, 550 ट्रक सप्लाई करने थे, 100 वो कर चुका था, बट उसके बाद क्या हुआ, इंडिया और चाइना में वॉर हो गई तो गवर्नमेंट ने सारे ट्रांजैक्शन सब कुछ बंद कर दिया चाइना से। तो अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट अभी भी एग्जीक्यूट होने से बचा है, 440 ट्रक्स उसको अभी भी देने से बचे थे। तो ऐसे केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। सम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लेफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन, थोड़ा पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया, थोड़ा बचा था। थर्ड कंडीशन है द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट इज़ एंटर्ड इनटू बिकम्स इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद, जब स्टार्ट हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था। देखिए ए और बी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपस में शादी करेंगे तो दोनों सही थे, सेम दिमाग के थे, दोनों केपेबल थे, एडल्ट्स थे। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली पॉसिबल था,
बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, शादी से पहले एक ही डेथ हो गई। तो अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों आए थे वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले पॉसिबल था वो बाद में इम्पॉसिबल हो गया। तो इस कंडीशन में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको जनरल केसेस बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ लगता है। तो पहला है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। तो ऐसा कुछ हो गया जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ आए और उस बंदे की डेथ हो गई, या फिर उसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। तो ऐसे केसेस में अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा। सेकेंड है फ्रस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन। ये वो वॉर वाला एग्जाम्पल था कि कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसे लॉज निकल आए आपकी कंट्री में जो कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल बना रहे हैं। आपने चाइना के किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था तब सब कुछ सही था, बट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बनने के कुछ दिन बाद आपकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज लाए कि अब आप चाइना में किसी से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो सेकंड केस है फ्रस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन। आपके प्रेवेलेंट लॉज की वजह से आप नहीं फुलफिल कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड केस है आपका फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, बाद में सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी बदली कि जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस था वही ख़त्म हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और चाइना किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए जो जिसका पर्पस था कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अब क्या हुआ, दोनों के बीच में वॉर हो गई। अब जब वॉर हो गई तो अब रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्कमस्टांसेस की वजह से, हालात की वजह से वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो मेन पर्पस था, पर्पस क्या था, रिलेशन मेंटेन करने का, वही डिफीट हो गया। जब दोनों देश में जंग छिड़ गई तो जो पर्पस था अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने का, उसका मतलब ही क्या बनता है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो आपको फ्रस्ट्रेशन का था। अब एक आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। से नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो देखिए इसमें दो टर्म्स होते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अक्सर एग्जाम में आ जाता है तो समझा देती हूँ। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, इनिशियल मतलब पहले से, इम्पॉसिबिलिटी जो परफॉर्म करना है इम्पॉसिबल है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी डील्स विद दोज केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऐसे केसेस से डील करेगा जिसमें स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना वॉज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास आके कह रही हूँ कि मुझे 25,000 रुपये दे दो और मैं जादू करके तुम्हारे घर के नीचे खजाना ढूंढूंगी, तो ये क्या है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी जादू करके आपके लिए खजाना नहीं ढूंढ सकता है। तो ऐसे केस में शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इसीलिए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। एन अग्रीमेंट टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक इज़ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। कोई आपसे कह रहा है कि मैं जादू से आपके लिए खजाना ढूंढ दूंगा या जादू से किसी को ज़िंदा कर दूंगा, ये सब क्या है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग से ही परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। दूसरा को आपका केस है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सीक्वेंट मतलब बाद में, तो ये भी नाम से समझ में आ रहा है जो चीज़ बाद में इम्पॉसिबल हो गई। इट डील्स विद केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज पॉसिबल टू परफॉर्म व्हेन इट वॉज एंटर्ड। स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो पॉसिबल था परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब ए ने बी से शादी करने को कहा तो ये चीज़ पॉसिबल थी, बट बिकॉज ऑफ सम इवेंट द परफॉर्मेंस हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। ए की डेथ हुई तो वो कहाँ से शादी करेगा बी से, एंड देयरफॉर इट डिस्चार्जेस द पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग इट। तो इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं और लायबिलिटी हटा देते हैं प्रॉमिसर के सर पे से, क्योंकि वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ये है आपका सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। So with this we have come to an end of our session. Thank you so much for watching the video everyone, and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. Please make sure to hit the like button, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, सही ना लगी हो वो भी बता देना. And if you have any doubts, any queries, feel free to ask me, and I hope to see you all in the next video. Thank you so much for watching once again. I wish you all a very happy Diwali.